Hello, dear students. Good evening. This is Mr. धीरज यादव, योर मेंटर ऑफ इंग्लिश. आज की इस पर्टिकुलर सेशन में हमें जानना है उन प्रॉब्लम्स को जो कि बेस्ड होते हैं एडवर्ब्स पे. ओके, और एडवर्ब्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की पॉइंट ऑफ व्यू से. सो हम हर एक एक प्रश्न के बारीकियों को समझते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर 51 तक पढ़ेंगे. ओके, और आने वाले जितने भी डाउट्स होंगे हम उन डाउट्स को बहुत ही मेटिकुलसली विद ग्रेट प्रिसीजन के साथ उसका एक्सप्लेनेशन को जानेंगे. ओके, तो कंटिन्यू करते हैं इस सेशन को. डायरेक्शन में लिखा गया है फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ एनी. इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज ई. ओके, तो हमारा अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ई होगा. ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे प्रोसीड करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा गया है although he is my bosom friend, comma, I cannot ask him for money without any vividly reason. Without any vividly reason. मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि although या दो के साथ हमेशा ही आप या तो येट का यूज़ करेंगे या तो कॉमा का यूज़ करेंगे, लेकिन बट का यूज़ नहीं करते. तो एक तो एरर यहाँ से भी बनता है. ओके, नेक्स्ट. तो आपको पता होगा कि रीजन क्या है? नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या आता है? एडजेक्टिव आता है, ना कि एडवर्ब. तो यहाँ पे विविधली ना होगी, क्या होगा? विविध होगा. विदाउट एनी विविध रीजन, बिना किसी स्पष्ट कारण के. सो इसलिए पार्ट नंबर डी में क्या था? पार्ट नंबर डी में मेरे प्यारे बच्चों एरर था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है प्रभा वॉज exorbitantly paid for how skillful she received the visitors and entertained them. How skillful नहीं, इस received को और entertain को क्वालिफाई करने के लिए, इन verbs को क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास एडवर्ब होना चाहिए, ना कि एडजेक्टिव. इसलिए इस स्किलफुल को आप स्किलफुल को स्किलफुली में चेंज करेंगे. ओके, तब जाके ये एडवर्ब बनेगा और उसके बाद इन रिसीव्ड और एंटरटेन को क्वालिफाई कर पाएगा. इसलिए पार्ट नंबर बी में एरर है. नेक्स्ट लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 3 द कैप्टन केम प्रेजेंटली बट आई कैनॉट से वेदर ही हैज स्लीप्ड आउट अननोटिस्ड. इस स्टेटमेंट में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है. क्यों? क्योंकि लिखा गया द कैप्टन केम प्रेजेंटली, हाल ही में आया. बट लेकिन आई कांट से वेदर ही where he has slipped out unnoticed. Okay, next question number 4 है they were exceptional good orators so all of us listened to them very attentively. लिशन को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एडवर्ब होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? वर्ब है. तो यहाँ पे आपने एडवर्ब यूज़ किया, जिसको एडवर्ब की डिग्री को बताने के लिए वेरी यूज़ किया. ये तो सही है, बट ये क्या है? यहाँ पे पार्ट नंबर बी में क्या चीज़ें सही हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं सर. क्यों? क्योंकि ये रेटर नाउन है. नाउन को क्वालिफाई करने के लिए गुड एडजेक्टिव आया है, लेकिन एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब चाहिए. तो एक्सेप्शनल ना होकर एक्सेप्शनली गुड हो जाएगा. ओके, एल वाई यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो जाके सेंटेंस क्या होगा? सही होगा. इसलिए पार्ट नंबर बी में ए में क्या था? एरर था. एक्सेप्शनल की जगह पे क्या होगा? एक्सेप्शनली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है ही हैज़ बिन ट्राइंग टू ल्यूर हर फॉर मंथ्स बट ओनिंग टू हिज मिसफॉर्च्यून ही हैज़ नॉट स्टिल सक्सीडेड. आपको पता होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में स्टिल नहीं, आप सेंटेंस के एंड में येट या सो फॉर का यूज़ करते हैं. येट या सो फॉर का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे येट या सो फॉर में से कोई एक चलेगा, तो जाके सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट होगा. और इसलिए पार्ट नंबर डी में क्या था? एरर था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है द अमाउंट विच द कंपनी हैज़ पेड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर्स वॉज फेयरली अनजस्टिफाइड. ओके, आपको मैं बता दूं कि फेयर एक वर्ड होता है और एक होता है रैदर. ओके, तो फेयर वर्ड का यूज़ हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के लिए होता है. पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के लिए. दूसरा इसका यूज़ होता है, ये हमेशा ही प्लेजेंट एडजेक्टिव्स के साथ आता है. कैसे एडजेक्टिव्स? प्लेजेंट एडजेक्टिव्स. ओके, इसका यूज़ कंपैरेटिव डिग्री में नहीं हो सकता. इसके साथ आप टू का यूज़ नहीं कर सकते. हम इस प्लेजेंट एडजेक्टिव को हम डिज़ायरेबल एडजेक्टिव या फेवरेबल एडजेक्टिव भी बोलते हैं.
ओके, तो आपको पता लग गया होगा कि फेयर के बाद फेवरेबल एडजेक्टिव आता है, यानी कि प्लेजेंट एडजेक्टिव आता है। कंपैरेटिव डिग्री नहीं आता, टू नहीं आता, ओके, पॉजिटिव डिग्री ही आता है। तो इतनी बातें आपको फेयर के बारे में क्लियर हो गया। अब जान लेते हैं रैदर का यूज़ क्या होता है। रैदर का यूज पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ भी करते हैं, ओके, और ना कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ भी करते हैं, इसके साथ टू का भी यूज़ करते हैं। और इसके साथ बड़ी बात तो यह है कि प्लेजेंट एडजेक्टिव भी आता है और अनप्लेजेंट एडजेक्टिव भी आता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, इसके अलावा आप अ फेयरली प्लस, यहाँ पे आप क्या यूज़ करते हो, एडजेक्टिव प्लस नाउन का यूज़ करते हैं। ओके, लेकिन रैदर के साथ क्या होता है कि रैदर, अ प्लस रैदर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का यूज़ करते हैं। या तो आप चाहोगे तो यहाँ पे रैदर लिख सकते हैं, रैदर प्लस ए एब्लिक एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ओके, तो आप इन तीनों स्ट्रक्चर के बीच आप यही डिफरेंस पा रहे होगे कि सर ने क्या बताया कि फेयरली एक ऐसा वर्ड है जिसके पहले आर्टिकल आता है, लेकिन रैदर क्या है कि रैदर के पहले भी आर्टिकल आ सकता है, रैदर के बाद भी आर्टिकल आ सकता है। तो यही डिफरेंसेस होते हैं इनके बीच। ओके, और रैदर का यूज़ कब करें और फेयरली का यूज़ कब करें आपको पता लग ही गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे फेयरली ना होकर क्या होगा, रैदर होगा। क्यों रैदर होगा, क्योंकि अनजस्टिफाइड क्या है, एक अनप्लेजेंट एडजेक्टिव है, और इसलिए यहाँ पे फेयरली नहीं रैदर आएगा। पार्ट नंबर डी में एरर था। नेक्स्ट लिखा गया क्वेश्चन नंबर 7, ही इज़ ऑलमोस्ट क्वाइट competent for the post of manager, so when given a chance he can lead the company to its goal। यहाँ पे क्वाइट शब्द के साथ QUIT क्वाइट, चूंकि क्वाइट का अर्थ ही होता है कंप्लीटली, क्या कंप्लीटली या परफेक्टली, तो इसीलिए क्वाइट शब्द के साथ या तो आप ऑल राइट का यूज़ नहीं कर सकते, ऑल राइट का यूज़ नहीं कर सकते, ना ही ऑलमोस्ट का यूज़ कर सकते हैं, इसलिए पार्ट नंबर ए में क्या था, एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, द imported articles which you sell are enough costly to allow the pockets of an ordinary man to buy them। अब इस स्टेटमेंट में आपको नज़र आ रहा होगा एरर पार्ट नंबर सी में। क्यों, क्योंकि ये एनफ है और ये क्या है, कास्टली एडवर्ब। तो जब कभी भी एनफ वर्ड का यूज, क्या, जब कभी भी एनफ वर्ड का यूज एनफ के पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है, किसका, तो ये एनफ ना एक एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है, एक एडवर्ब बन जाता है। तो एनफ के पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा होता है। ओके, तो इसीलिए इस स्टेटमेंट में ये कॉस्टली पहले होगा और फिर एनफ आएगा। ओके, तो करेक्ट स्टेटमेंट हुआ कि विच यू सेल कॉस्टली एनफ टू अलाउ द पॉकेट्स ऑफ एन एडनी मैन टू बाई देम। ओके, इसलिए पार्ट नंबर किस में एरर था, सी में एरर था। इससे रिगार्डिंग एक और कॉन्सेप्ट बनता है, जब कभी भी एनफ वर्ड का यूज, क्या, एनफ वर्ड का यूज हम एडजेक्टिव के तौर पे कर रहे होते हैं, एडजेक्टिव के तौर पे कर रहे होते हैं, तो एनफ के बाद नाउन आता है। क्या आएगा, एनफ के बाद नाउन आएगा। अगर ये नाउन काउंटेबल नाउन है तो ये नाउन कैसा लेगा, प्लूरल नाउन लेगा। अगर ये नाउन अनकाउंटेबल है तो ये सिंगुलर नाउन लेगा। ये डिफरेंसेस होते हैं इनके बीच। तो आई होप स्टूडेंट्स कितनी बातें आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड देयर प्रिंसिपल टू बी एनफ काइंड टू ग्रांट देम 5,000 रुपीज़ फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द टेनिस कोर्ट। ओके, यहाँ पे एरर आपको पार्ट नंबर बी में दिख गया होगा, क्योंकि अभी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब कभी भी एनफ का प्रयोग एडवर्ब की तरीके से करते हैं तो एनफ के पहले ये काइंड आना चाहिए, यानी कि ये एडवर्ब या एडजेक्टिव काइंड के एनफ के पहले आना चाहिए। तो क्या होगा, काइंड एनफ, क्या हो जाएगा, टू बी काइंड एनफ। तो जाके स्टेटमेंट में ग्रामेटिकल एरर खत्म हो जाएगा, इसलिए पार्ट नंबर बी में एरर था। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 10 है, आई मेट नीतू अबाउट 2 years अगो एंड हैव रिमेंबर्ड हर फॉर एवर। यहाँ पे लिखा है एवर फॉर, ये एवर फॉर नहीं होता, फॉर एवर होता है। क्या होता है? फॉर एवर होता है, और फॉर एवर का अर्थ होता है हमेशा के लिए, फॉर वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए। तो एवर फॉर नहीं होता, फॉर एवर होता है। ओके, इसलिए पार्ट नंबर डी में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, हिज essay was unmatched, so he was awarded the best prize in the form of a shield made of silver and or enameled with some precious stones। इस स्टेटमेंट में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। नेक्स्ट, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 12 है, द लीडर्स ऑफ द स्ट्राइकिंग टीचर्स कॉल्ड ऑन द चीफ मिनिस्टर फॉर निगोशिएशन एंड रिटर्न्ड हैप्पीली। इस यहाँ पे कॉल ऑन का अर्थ होता है क्या करना, टू इनवाइट समवन टू डू समथिंग। कॉल ऑन, कॉल ऑन का अर्थ होता है कई बार विजिट करना। क्या करना? कॉल ऑन टू विजिट अ पर्सन, कॉल एट टू विजिट अ प्लेस। जब हम किसी स्थान पे जाते हैं किसी से मिलने तो कॉल एट, और जब हम किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो कॉल ऑन का यूज़ किया जाता है। ओके, इन दोनों फ्रेजल वर्ब के मीनिंग को आपको पता लग गया होगा। ओके, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए? एडवर्ब। तो हैप्पी का एडवर्ब फॉर्म क्या होगा? हैप्पीली होगा, इसलिए इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, इंडिया प्लेड वेरी केयरफुल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मैच हेल्ड एट शारजाह इन ऑर्डर टू विन द मैच। इस स्टेटमेंट में आप देख पा रहे होगे इंडिया सब्जेक्ट है, प्लेड ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वेरी एक एडवर्ब है, और ये वर्ब है तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब होगा। तो केयरफुल ना हो के क्या होगा? केयरफुली होगा। क्या होगा? केयरफुली होगा, कि इंडिया प्लेड वेरी केयरफुली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मैच। ओके, इसलिए पार्ट नंबर ए में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑल्दो ही ओनली अर्न्स 600 rupees a month, yet he manages to support his family। although he earns although he earns only, कितने पैसे को केवल कमाता है? ओनली का यूज इस 600 रुपीज के पहले करेंगे। ओके, क्योंकि अगर अर्न्स के पहले आप ओनली को रखोगे तो पता लगा कि वह केवल कमाता है, केवल कमाता है, लेकिन वो कमाता है केवल 600 रुपीज। तो इसलिए ये ओनली यहाँ से कटेगा, और ये ओनली 6 के पहले आएगा, इसलिए पार्ट नंबर बी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, ओनली बाई टॉकिंग टू द ऑफिसर्स कंसर्न्ड दे विल मेक आउट द हिडन इम्प्लीकेशंस ऑफ द एग्रीमेंट। ओके, यहाँ पे स्टेटमेंट में पार्ट नंबर बी में एरर है, और वह एरर यह है कि लिखा जाना चाहिए था ओनली बाई टॉकिंग टू कंसर्न्ड ऑफिसर्स, टू द कंसर्न्ड ऑफिसर्स। ओके, यहाँ पे कंसर्न्ड ऑफिसर्स होना चाहिए था। ओके, तब जाके सेंटेंस की मीनिंग क्या होती? क्लियर होता। ओके, आई होप स्टूडेंट्स की बातें क्लियर हो गई होगी, इसलिए पार्ट नंबर बी में एरर था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, all of them will execute the plan so skillfully that their officer will feel surprised। so skillfully that their officers will feel surprised। इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूट को किस तरीके से हम, एग्जीक्यूट नाम का ये जो वर्ड है ना, ये वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए ये क्या होना चाहिए? एडवर्ब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एडवर्ब, ना कि एडजेक्टिव, इसलिए स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, आई केम अक्रॉस हर इन दिल्ली लास्ट मंथ एंड इनवाइटेड हर टू कम टू पटना। कम अक्रॉस वर्ड के साथ अगर आप यूज़ करते हैं, कम अक्रॉस के साथ अगर आप सडनली वर्ड यूज़ करते हैं, या आप यूज़ करते हैं विद, तो वो ग्रामेटिकल एरर बनाता है। क्यों? क्योंकि कम अक्रॉस के अंदर
सडनली का भी मीनिंग है, इसलिए सडनली वर्ड नहीं आएगा। और कम अक्रॉस के अंदर विद का भी अर्थ है, तो यहाँ पे विद भी नहीं आएगा, इसलिए कम अक्रॉस ए लोन यूज़ होता है। ओके। और सी केम अक्रॉस हर इन दिल्ली लास्ट मंथ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया है, लास्ट मंथ सही है यहाँ तक। एंड इनवाइटेड हर टू कम टू पटना, और इसमें एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, हार्डली ही लाइक्स टू हियर माई नेम आफ्टर द थीप विच occurred between him and me. Okay. Hardly, scarcely, barely. Okay, hardly, hardly, scarcely, barely या रेयरली शब्द का प्रयोग जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत में होता है तो सब्जेक्ट से पहले आपको लिखना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब। इस सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो क्या आपने इस सब्जेक्ट से पहले आगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखा है? नहीं ना, इसीलिए इस स्टेटमेंट में क्या है? एरर है। यहाँ लाइक्स ना होके क्या होगा? हार्डली डज ही लाइक हो जाएगा इसका आंसर। ओके, आई होप स्टूडेंट्स की आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ओके, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसलिए पार्ट नंबर ए में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, दिस रूम इज वेरी ब्यूटीफुल बट टू मच स्मॉल टू एकोमोडेट ऑल ऑफ यू। यह रूम बहुत सुंदर है लेकिन इतना ज़्यादा छोटा है कि एकोमोडेट नहीं कर सकता आप सभी को। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि इस स्टेटमेंट में पार्ट नंबर किस में एरर है? बी में एरर है। और एरर यह है कि आप टू मच के बाद, आपको टू मच के बाद ना नाउन यूज़ करना होता है। क्या? नाउन यूज़ करना होता है। लेकिन मच टू, क्या मच टू के बाद आपको यूज़ करना होता है क्या? एडजेक्टिव। क्या? एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री में होगा। कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री में। और ये नाउन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा। क्यों? क्योंकि मच के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि लिखा गया टू मच और उसके बाद एडजेक्टिव लिखा गया, इसीलिए यहाँ पे टू मच ना होके मच टू होना चाहिए था, ये वाला वर्ड आना चाहिए था, तब जाके वो स्टेटमेंट क्या होता? ग्रामेटिकली करेक्ट होता। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या? मच टू स्मॉल, और ये काटेंगे, पार्ट नंबर बी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, ही वॉज फॉर्चुनेटली नॉट प्रेजेंट ऑन दिस रोस्ट्रम व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड। ही वॉज फॉर्चुनेटली, यहाँ पे ये फॉर्चुनेटली वर्ड का यूज सेंटेंस की शुरुआत में करेंगे। क्या करेंगे? फॉर्चुनेटली। सेंटेंस में आप लिखोगे फॉर्चुनेटली के बाद आप लगाएंगे कॉमा, उसके बाद लिखेंगे ही वॉज नॉट प्रेजेंट ऑन द रोस्ट्रम व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड। ओके, तो फॉर्चुनेटली से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। क्यों? क्योंकि पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई करना है, और पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब हमेशा शुरुआत, सेंटेंस की शुरुआत में आएगा और कॉमा लगा के नेक्स्ट चीज़ों को लिखा जाता है। ओके, आई होप कितनी बातें क्लियर हो गई होंगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, इसलिए पार्ट नंबर ए में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, लिखा गया माई ब्रदर डज नॉट नो टू मेक फ्रेंड्स सो ही लीड्स अ लोनली लाइफ। सो ही लीड्स अ लोनली लाइफ। लोनली यहाँ पे एडजेक्टिव है और ये नाउन है, और इस नाउन के लिए आर्टिकल आया है। यहाँ तक तो कोई इसमें तो एरर नहीं है। एरर आपको दिख रहा होगा पार्ट नंबर बी में। क्यों? और मैं उस एरर को बता दूं, जब कभी भी आप वर्ड यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप जब यूज़ करते हैं आस्क, ओके, एक्सप्लेन, आस्क एक्सप्लेन, उसके बाद आप यूज़ करते हैं डिस्कवर, उसके बाद आप यूज़ करते हैं लर्न, उसके बाद आप यूज़ करते हैं टीच, या आप यूज़ करते हैं वॉन्डर। ओके, क्या यूज़ करते हैं? वॉन्डर। ये तीन शब्द, ये जो आपको दिख रहे हैं ना ये वर्ड्स, आस्क, एक्सप्लेन, ओके, डिस्कवर, लर्न, टीच, वॉन्डर, तो इनके बाद या आप नो वर्ड भी यहाँ पे लिखेंगे। कौन सा वर्ड लिखेंगे? नो वर्ड भी लिखेंगे, यहाँ पे आप नो लिख लो। उसके बाद आपको क्या यूज़ करना होता है? डब्ल्यू ऑब्लिक एच, डब्ल्यू ऑब्लिक एच प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। किसी चीज़ के स्टाइल को या पैटर्न को बताने के लिए आपको इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ता है। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस आस्क, एक्सप्लेन, नो, डिस्कवर, लर्न, टीच एंड वॉन्डर। उसके बाद क्या आएगा? डब्ल्यू ऑब्लिक एच वर्ड आएगा, यानी कि इंटरोगेटिव वर्ड्स आते हैं। तो क्या आपने यहाँ पे
नो के बाद इंटरोगेटिव वर्ड यूज़ किया है नहीं ना, या इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, माई ब्रदर डज नॉट नो हाउ टू मेक फ्रेंड्स, हाउ टू मेक फ्रेंड्स। ओके, तो अब जाके स्टेटमेंट क्या हो, ग्रामेटिकली करेक्ट हुआ, पार्ट नंबर बी में एरर था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22 है, आई लाइक्ड दैट अपॉर्चून मोमेंट वेयर द वर्कर्स प्रूव्ड देयर माइट टू टेक ऑन द कंपनी एंड केम आउट विक्टोरियस। आपको पता है कि इसमें बात किया जा रहा है कि आई लाइक दैट मोमेंट, मैं उस मोमेंट को, उस क्षण को, उस पल को, उस लम्हे को मैंने बहुत ज़्यादा पसंद किया, मैंने पसंद किया। जहाँ वर्कर्स प्रूव्ड, जहाँ वर्कर्स प्रूव्ड नहीं है, आप एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात नहीं कर रहे, आप एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात नहीं कर रहे, आप एडवर्ब ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, और टाइम के लिए वेदर नहीं आके वेन आएगा, कि उस समय को जब वर्कर्स प्रूव किए अपने माइट को, अपने पावर को, तो यहाँ पे वेयर की जगह पे क्या होगा, वेन होगा। हम प्लेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम टाइम की बात कर रहे हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसलिए पार्ट नंबर बी में क्या था, एरर था। नेक्स्ट, लिखा गया है 23 नंबर क्वेश्चन, ही वॉज वेरी टायर्ड ऑफ वर्क सो ही सेड दैट ही वॉज सॉरी टू accompany अस। इस स्टेटमेंट में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, क्योंकि ये टायर एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब ही आएगा। ओके, टायर ऑफ वर्क होता है, टायर्ड ऑफ वर्क एंड टायर्ड विथ समथिंग। ओके, सो ही सेड दैट ही वॉज सॉरी टू accompany अस, इसलिए इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24 है, he is a linguistic and always tries to make his students pronounce a word correctly। इस स्टेटमेंट में ही इज लिंग्विस्टिक, वह एक लिंग्विस्टिक है, वो हमेशा प्रयास करता है टू मेक हिज स्टूडेंट्स प्रोनाउंस अ वर्ड करेक्टली। इस प्रोनाउंस, ये प्रोनाउंस है ना, ये वर्ब है ना, और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या होना चाहिए, एडवर्ब, और इसीलिए इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 है, being much contented with the sincerity of the members of the staff, the CM said that the state needed sincere men like them। इस स्टेटमेंट में भी कोई एरर नहीं है। ओके, बीइंग मच कंटेंटेड, बहुत ज़्यादा कंटेंट होने की वजह से, बीइंग वेरी कंटेंटेड। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ एडजेक्टिव्स मच, मच और वेरी में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे वेरी क्यों आएगा, इस स्टेटमेंट में आपको वेरी यूज़ करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि मैं चीज़ों को क्लियर कर दूं, वेरी, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मच। वेरी का यूज़ हमेशा ही, वेरी के बाद हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आता है। कौन सी डिग्री, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आता है। इसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं हम, किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। मच के बाद पॉजिटिव नहीं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। ओके, और मच के बाद पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म। देखो यहाँ पे मच लिखा है, मच के बाद कंटेंटेड लिखा है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन फिर भी यह रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ क्या होंगे, एक्सेप्शंस होंगे, जहाँ पर वेरी के साथ ना पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करने लगते हैं। जैसे कि वेरी टायर्ड, वेरी कंटेंटेड, तो यहाँ पे मच की जगह पे क्या होगा, वेरी होगा, तब जाके स्टेटमेंट ग्रामेटिकली क्या होगा, करेक्ट होगा। इसलिए पार्ट नंबर ए में एरर है, यहाँ पे मच की जगह पे आपको वेरी यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हेन द प्रिंस सॉ द प्रिंसेस ही क्राइड आउट दैट ही हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल लेडी बिफोर। जब प्रिंस देखा प्रिंसेस को, तो वह चिल्लाया कि उसने कभी इतने इतने ब्यूटीफुल, सच अ ब्यूटीफुल लेडी उसने कभी नहीं देखा था। अब आपको पता होना चाहिए कि सच, सच के बाद क्या आता है, आर्टिकल एवलिकेन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ब्यूटीफुल यानी कि एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, और सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, तो इसीलिए इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है,
When asked, he took tea and said, it tasted sweetly. It tasted sweetly. हमने एडजेक्टिव के चैप्टर में भी पढ़ा था कि वर्ब्स को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब्स होते हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनको एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, और वो सारे वर्ब्स कौन से? वर्ब ऑफ सेंसेशंस होते हैं। वर्ब ऑफ सेंसेशन में आप कौन कौन से वर्ड्स को वर्ब ऑफ सेंसेशन कहोगे सर? तो मैं लिख दूं, क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना है? टेस्ट लिखना है, टेस्ट लिखना है, स्मेल लिखना है, ओके, साउंड लिखना है, ओके, आपको लिखना है सी लिखना है, आपको लिखना है अपीयर लिखना है। तो इस तरीके के जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, ये वर्ब ऑफ सेंसेशन है। इसके बाद आपको एडजेक्टिव यूज करना होता है, ना कि एडवर्ब। इनको एडवर्ब क्वालिफाई नहीं करता, इनको कोई एडजेक्टिव ही क्वालिफाई करता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसीलिए इस स्टेटमेंट में ये टेस्टेड एडवर्ब ऑफ सेंसेशन है, तो इसको स्वीटली नाम का वर्ड एडवर्ब नहीं, इसको स्वीट नाम का वर्ड एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा, इसलिए एडजेक्टिव इसका क्या होगा? करेक्शन होगा। पार्ट नंबर डी में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, द ओल्ड मैन इज ब्लाइंडली, सो डोंट कॉल हिम अ ला व्हेन ही सेज दैट ही कांट रीड। ओके, अब यहाँ पर किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए आप यहाँ पे कोई वर्ब होगा ना, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन के कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको क्या होना चाहिए? कोई एडजेक्टिव होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? कोई एडजेक्टिव होना चाहिए। इस नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पे आप एडवर्ब का यूज़ कैसे कर पाओगे इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए? इसलिए एडवर्ब ना के क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। ब्लाइंडली ना होके क्या होगा? ब्लाइंड होगा। क्या होगा? ब्लाइंड होगा। अब जाके स्टेटमेंट क्या हुआ? ग्रामेटिकली करेक्ट हुआ। नेक्स्ट, पार्ट नंबर ए में एरर था। क्वेश्चन नंबर 29 है, सच ऑब्स्टिकल्स विल नॉट स्टॉप हिम, नथिंग नेवर डिड, दिस इज दैट इज वाई, या दिस इज वाई ही इज प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बाउंस। यहाँ पे जो आपको पार्ट नंबर डी में दिख रहा है बाय लिप्स एंड बाउंस, इसका अर्थ होता है दिन दूनी रात चौगुनी, यानी कि वेरी रिपेडली, बहुत ही क्विकली, बहुत ही जल्दी की तेजी के साथ। ओके, सच ऑब्स्टिकल्स, ऐसे हिंड्रेंस, ऐसे बाधाएं, विल नॉट स्टॉप हिम, उसको कभी नहीं रोकेगा। नथिंग नेवर, नथिंग नेवर, आप एक ही सेंटेंस में दो दो नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं कर सकते। या तो आपको नथिंग एवर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नथिंग एवर। ओके, नथिंग एवर डिड, और ऐसा कभी कुछ हुआ भी नहीं, इसीलिए वह दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है, एडवांसमेंट कर रहा है। इसलिए यहाँ पे नेवर की जगह, नेवर के प्लेस पर आपको एवर यूज करना पड़ेगा, और पार्ट नंबर ना सी में एरर था। नेक्स्ट, पार्ट नंबर सी नहीं बल्कि पार्ट नंबर ना बी, पार्ट नंबर ना आपको यूज करना पड़ेगा। पार्ट नंबर ये वाला रॉन्ग है। पार्ट नंबर आपको एरर मार्क करना पड़ेगा किसमें? बी में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30 है, नॉट ओनली ड्रिंकिंग बट ऑल्सो स्मोकिंग इज वेरी इंजूरियस टू हेल्थ। नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद सेम पार्ट ऑफ स्पीच को ज्वाइन करते हैं, इधर इधर जिरंड है तो इधर भी जिरंड ही होगा। ओके, और इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ओके, तो स्मोकिंग सिंगुलर है, वर्ब आपने सिंगुलर यूज़ किया। इंजूरियस एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आएगा, और इंजूरियस के साथ हमेशा ही प्रीपोजिशन टू आता है, उसके बाद नाउन आएगा। इस स्टेटमेंट में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31 है, लिखा गया, इफ़ यू आस्क मी श्याम इज़ क्वाइट ऑल राइट बट आई कॉन्ट टेल यू मच अबाउट राधा। आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था कि क्वाइट का अर्थ ही क्या होता है? कंप्लीटली या परफेक्टली। क्या? कंप्लीटली या परफेक्टली। तो कंप्लीटली और परफेक्टली जब इसका अर्थ ही है, तो फिर ऑल राइट का यूज़ क्यों करोगे आप? इसीलिए ऑल राइट का यहाँ पे यूज़ क्या है? रॉन्ग है, सुपरफ्लुअस है, क्योंकि क्वाइट शब्द के साथ ऑल राइट वर्ड का यूज़ नहीं करते, इसलिए पार्ट नंबर ना बी में एरर है। नेक्स्ट, 32 नंबर क्वेश्चन है, माई फ्रेंड सेड दैट ही वॉज ओनली टू ग्लैड टू हियर द रिजल्ट ऑफ हिज वाइफ। ओनली टू ग्लैड,
ओके। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि ओनली टू, क्या ओनली टू, इट गिव्स अ सेंस ऑफ वेरी, यह एक वेरी का अर्थ देता है। ओके, बट नॉन टू, नॉन टू, इट गिव्स अ सेंस ऑफ नॉट वेरी, इट गिव्स अ सेंस ऑफ नॉट वेरी, बहुत नहीं। ओके, तो यही डिफरेंस होते हैं ओनली टू में और क्या नॉन टू में। नॉन टू एक नेगेटिव वर्ड है और ओनली टू एक पॉजिटिव वर्ड है जिसका अर्थ होता है वेरी, और नॉन टू का अर्थ होता है क्या, नॉट वेरी। ओके, इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको पता लग रहा होगा कि इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। माई फ्रेंड सेड दैट ही वॉज ओनली टू ग्लैड, वो बहुत खुश था, टू हियर द रिजल्ट्स ऑफ हिज वाइफ, अपने पत्नी के रिजल्ट्स को सुन के। इसलिए यहाँ पे ओनली टू के बाद ये जो एडवर्ब एडजेक्टिव आ रहा है ना, ये क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, नोबडी शुड ट्राई टू डिस्टर्ब मी विदाउट एनी अर्जेंसी, द डॉक्टर सेड टू हिज असिस्टेंट्स। ओके, विदाउट के बाद आपने क्या यूज़ किया, एडजेक्टिव, और उसके बाद क्या यूज़ किया, अर्जेंसी नाउन। इस स्टेटमेंट में भी कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, हु विल बिलीव दैट शी वॉज नॉट हार्डली हिट बाई हर हस्बैंड्स डेथ। हार्डली, वो हो, हार्डली एक एक ऐसा वर्ड है जो कि ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को शो करता है, लेकिन हार्ड एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज़ एडजेक्टिव के तौर पे भी करते हैं और ना एडवर्ब के तौर पे भी करते हैं। ओके, अब कोई किसी का पति मर जाएगा और वो कदाचित ही हिट होगा, ऐसा तो है नहीं ना, वो बहुत ज़्यादा उसको चोट पहुंचेगी तो हार्ड हीट हो जाएगा, क्या, हार्ड हीट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हार्डली ना कि क्या आएगा, हार्ड हीट होगा। इसलिए पार्ट नंबर किस में एरर था, सी में एरर था। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी में एरर था, हार्डली की जगह पे क्या होगा, हार्ड होगा, हार्ड हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, somebody reported to the contractor that his partner had only died a week before, कि केवल मरा था, उसका पूरा जिंदगी चला गया। आप कह रहे हो कि हिज पार्टनर हैड ओनली डाइड, कि केवल मरा था, नहीं ना, अरे भाई केवल एक सप्ताह पहले ही मरा था। तो ये ओनली वर्ड का यूज डाइड शब्द के बाद आएगा और अ वीक बिफोर के पहले आएगा। ओके, इसलिए क्या होगा, डाइड ओनली, ओनली अ वीक बिफोर, ओनली अ वीक बिफोर। ओके, आप कह रहे होगे कि सर हैड के आ जाने की वजह से ना यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, बिफोर यूज़ करना पड़ेगा। ओके, ये भी क्या है, एक एडवर्ब है, और यहाँ पे ओनली डाइड के बाद आएगा तो जाके स्टेटमेंट में ग्रामेटिकल एरर दूर हो जाएगा। ओके, इसलिए पार्ट नंबर किस में एरर है, सी में एरर है। नेक्स्ट, किसी की जिंदगी चली जाए और आप कहो कि केवल मरा है, ओके, तो बेतुका होगा। लिखा गया, ही आस्क्ड मी टू कंप्लीटली फॉरगेट हर बट ओनली आई नो हाउ इजी इट इज़ टू से सो। उसने मुझसे कहा कि तुम उसे पूर्ण रूप से भूल जाओ, लेकिन केवल मुझे पता है कि ये कितना आसान है इस तरीके से कहना, इट इज़ टू से सो, ऐसा कहना। ओके, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम इस स्टेटमेंट में है कि जब कभी भी आप टू प्लस एडवर्ब प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का इस तरीके के स्ट्रक्चर को जब कभी भी आप यूज़ करते हैं तो ये स्प्लिट इन्फिनिटिव बोला जाता है। क्या बोलेंगे, आप शायद नाम ना सुनो हो, ना नहीं सुने होंगे, तो इसको बोलते हैं स्प्लिट इन्फिनिटिव। क्या बोलेंगे, स्प्लिट इन्फिनिटिव डियर स्टूडेंट्स। ओके, स्प्लिट इन्फिनिटी, और स्प्लिट इन्फिनिटी ये कहता है कि हम इन्फिनिटी टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म को ही तो बोलते हैं ना। इस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं। लेकिन जब इस इन्फिनिटी को हम स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं,
तो हम आप क्या करोगे, टू के बाद क्या यूज़ करोगे, एडवर्ब यूज़ करोगे, और एडवर्ब के बाद क्या आएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। यानी इन दोनों के बीच में क्या आप यूज़ करने लगे, एडवर्ब यूज़ करने लगे। तो जब कभी भी आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्प्लिट इन्फिनिटिव बोलेंगे। ओके, और स्प्लिट इन्फिनिटिव ट्रेडिशनल ग्रामर में अलाउ नहीं था, लेकिन अब मॉडर्न ग्रामर में स्प्लिट इन्फिनिटी का कंसेप्ट स्वीकार्य है और यूज़ किया जाता है। इसीलिए मॉडर्न ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग देखें तो ये कंप्लीटली नाम का वर्ड ना फॉरगेट के बाद जाएगा। कहाँ जाएगा, फॉरगेट के बाद जाएगा। इसलिए आप बोलोगे कि ही आस्क्ड मी टू फॉरगेट हर कंप्लीटली। हालांकि जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, कैसे वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद आप एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज़ करते हो, आप एडवर्ब का यूज़ करते हो। इसीलिए इस स्टेटमेंट में आपको ना ये कंप्लीटली नाम का वर्ड हर के बाद जाएगा तो जाके सेंटेंस करेक्ट होगा, और इसीलिए पार्ट नंबर बी में एरर है। नेक्स्ट, लिखा गया है 37 नंबर क्वेश्चन, व्हेन केयरफुली एग्जामिन्ड इट विल गिव अस अ क्लू टू द मिस्ट्री ऑफ दिस केस। व्हेन केयरफुली एग्जामिन्ड ना होगी क्या होगा, व्हेन एग्जामिन्ड केयरफुली, क्या होना चाहिए था यहाँ पर, व्हेन एग्जामिन्ड केयरफुली। व्हेन एग्जामिन्ड ये वर्ब है ना, और वर्ब ये कैसा है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या आता है, एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग करते हैं। व्हेन एग्जामिन्ड केयरफुली, व्हेन एग्जामिन्ड केयरफुली। ओके, तो जाके स्टेटमेंट क्या होगा, ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। नेक्स्ट, पार्ट नंबर ए में एरर था। नेक्स्ट, 38 नंबर क्वेश्चन है, शी लुक्ड एट हिम लवली बट ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू हर। ओके, वह उस पर बहुत प्यार से देखी। देखो, लुक वर्ड का यूज़ दो तरीके से करते हैं। एक तो इनवॉलेंट्री वर्ब, यहाँ जहाँ पे आईएनजी फॉर्म ये नहीं लेता, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं लेता, तो वहाँ पे ना वो क्या होगा, वर्ब ऑफ सेंसेशन होगा। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति पर देखें तो वहाँ पे क्या होगा, ये एक एक्शनल वर्ब होगा। कैसा वर्ब होगा, एक्शनल या फंक्शनल या एक्टिव वर्ब होगा। उस कॉन्टेक्स्ट में आपको एडजेक्टिव नहीं, वो एडवर्ब ऑफ सेंसेशन नहीं रह जाएगा, वो एक एक्शनल वर्ब हो जाएगा। और उस कॉन्टेक्स्ट में उसको क्वालिफाई करने के लिए आपको एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब चाहिए। तो ये लवली ना होगी, क्या होगा, लविंगली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लविंगली हो जाएगा। तब जाके स्टेटमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। पार्ट नंबर बी में एरर था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39 है, लिखा गया, ही नेवर लाइक्ड टू ट्रीट हिज ब्रदर्स फ्रेंडली दैट्स वाई ही कुड नॉट विन देयर लव एंड फेवर। ओके, आपको पता होना चाहिए कि बहुतों को तो यही लगता है कि जितने भी वर्ड्स का एंड होता है एल वाई से वो क्या होंगे, एडवर्ब ही होंगे। क्या होंगे, वो एडवर्ब ही होंगे। तो जी ऐसा नहीं है, मैं अभी प्रूव कर देता हूँ। क्योंकि एड क्या होता है ना कि नाउन प्लस एल वाई इक्वल टू क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। जब नाउन के अंत में एल वाई जोड़ते हैं तो क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। लेकिन एडजेक्टिव प्लस एल वाई इक्वल टू क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। और वो एडवर्ब को क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर बोलेंगे। ओके, तो ये चीज़ें रहा करती हैं, नाउन प्लस एल वाई इक्वल टू एडजेक्टिव, बट एडजेक्टिव प्लस एल वाई इक्वल टू एडवर्ब हो गया। तो सर अब इस नाउन प्लस एल वाई को एडवर्ब कैसे बनाएं, तो वहाँ पे इसके लिए आता है क्या, आप यहाँ पे लिखोगे नाउन प्लस एल वाई इक्वल टू एडजेक्टिव। ओके, अब इस एडजेक्टिव को जब हम एडवर्ब में ट्रांसफॉर्म करते तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इन प्लस ए एब्लिक एन प्लस नाउन प्लस एल वाई प्लस मैनर, या वे। मैनर की जगह पे आप वे भी लिख सकते हो। ओके, तो अब ये नाउन प्लस एडजेक्टिव क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। जैसे मैं बोलूँ कि ब्रदर और एल वाई लगा दिया तो ब्रदरली एडजेक्टिव हो गया। ओके, अब उस एडजेक्टिव को, ब्रदरली को हमें एडवर्ब में तब्दील करना है तो आपको बोलना पड़ेगा इन अ ब्रदरली मैनर, जैसे कि इन अ सिस्टरली मैनर। ओके, इन अ मदरली मैनर, इन अ फादरली मैनर, ओके, इन अ क्वाडली मैनर।
तो इस तरीके से चीज़ें चला करती हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, आई होप कि आपको यहाँ पे अब नज़र आ गया होगा एरर की पार्ट नंबर बी में एरर है। इस यहाँ पे ना ये ट्रीट नाम का जो ये वर्ब है ना, इसको क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए ना कि एडजेक्टिव, और फ्रेंडली तो एडजेक्टिव है, क्योंकि फ्रेंड एक नाउन है और एलवाई जोड़ेंगे तो एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, सॉरी। ओके, तो इसको आपको एडवर्ब में तब्दील करने के लिए बोलना पड़ेगा इन अ फ्रेंडली मैनर। ओके, इन अ फ्रेंडली मैनर या इन अ फ्रेंडली वे। ओके, अभी जाके क्या हुआ, एडवर्ब में चेंज हो गया, तो अभी क्या हो गया, एडवर्ब। अब इस स्ट्रीट नाम के वर्ड को ये इजीली क्वालिफाई कर देगा, तो ये वाला वर्ड आपको यूज़ करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, दे आर वेरी सीनियर टू मी सो आई डेयर नॉट प्ले अ जोक ऑन देम। इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। ये सीनियर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। सीनियर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री के पहले आप वेरी वर्ड का यूज़ नहीं करोगे, क्या यूज़ करोगे, मच यूज़ करोगे, मच सीनियर। दे आर मच सीनियर टू मी, क्योंकि सीनियर आई ओ आर से खत्म होने वाले एडजेक्टिव के साथ आपको तो पता ही होगा कि प्रेपोजिशन टू का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ भी लिया है। ओके, लेकिन ये एक्चुअली ना कंपैरेटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव कंपैरिजन किया जाता है, दे में और मी में कंपैरिजन किया जा रहा है। तो कंपैरेटिव डिग्री मैंने बताया था ना कि मच के बाद क्या आता है, कंपैरेटिव डिग्री आता है, वेरी के बाद पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, इसलिए पार्ट नंबर ए में एरर था। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है, आई हार्डली एवर सी हिम बिकॉज इन माई ओपिनियन ही इज नॉट अ मैन टू बी एडमायर्ड। ये हार्डली शब्द के साथ एवर वर्ड का यूज नहीं करेंगे, पार्ट नंबर ए में एरर है। आई हार्डली सी हिम बिकॉज सी हिम बिकॉज इन माई ओपिनियन ही इज नॉट अ मैन टू बी एडमायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, बिफोर द गेम सी फेल्ट श्योरली of winning, but before the game, she felt surely of winning, but after 5 minutes, she realized that it was not going to be so easy. बिफोर गेम, गेम के पहले तो उसको उसको ऐसा महसूस हुआ कि वह निश्चित तौर पे गेम को जीत जाएगी, लेकिन 5 मिनट के बाद उसको ऐसा महसूस हुआ कि यह इतना आसान होने नहीं जा रहा। ओके, यहाँ पे जो फील नाम का ये वर्ड आपने यूज़ किया है, फील नाम का, ये फील का सेकेंड फॉर्म क्या है, फेल्ट, और ये फील एडवर्ब ऑफ सेंसेशन है, जिसको एडवर्ब नहीं कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा, इसलिए श्योरली ना होगा, क्या होगा, श्योर होगा। पार्ट नंबर ए में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, आई नो दैट इवेंचुअली he will succumb to me and confess that he has committed a crime. I know that he will succumb to me, that eventually he will succumb to me, वह त्याग देगा, वो समर्पण कर देगा, एंड कन्फेस, और वो कन्फेस कर लेगा, दैट ही हैज़ कमिटेड अ क्राइम, कि उसने क्राइम किया है। और ये इवेंचुअली वर्ड का यूज टोटली करेक्ट है, और इस स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, वेयर एल्स डिड यू गो बिसाइड्स द ऑफिस, सी आस्क्ड हर हस्बैंड। इस स्टेटमेंट में भी कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, पूछा गया वेयर डिड यू गो बिसाइड द ऑफिस। अगर यहाँ पे एल्स शब्द की देखें तो एल्स शब्द ये सुपरफ्लुअस सेंस बना रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे बिसाइड्स का प्रयोग कर लिया। मैं कहूँगा कि आप ऑफिस के अलावा कहाँ जाएंगे, अब एज ऑफिस के अलावा मैं बोल दिए तो यानी कि पता लग गया कि अन्य जगहों पे भी जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे एल्स वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, पार्ट नंबर ए में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, he said that the examination was bad and added that he could not answer questions enough to pass it। मैंने आपको बताया था ना कि जब कभी भी enough शब्द का प्रयोग एडजेक्टिव के तौर पे किया जाता है तो enough के बाद नाउन आएगा, enough के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव है। ओके,
और एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है, जब एनफ वर्ड का यूज़ एडजेक्टिव के तौर पे किया जाता है। इसलिए यहाँ पर इस स्टेटमेंट में एनफ क्वेश्चन होगा, क्या होगा, एनफ क्वेश्चंस होगा, ओके, ना कि क्वेश्चंस एनफ। तो इसलिए पार्ट नंबर सी में एरर था। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन है, एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग एंड सो टॉम इज। जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत होती है शॉर्ट आंसर्स से तो आप यूज़ करते हो सो, ओके, आप यूज़ करते हैं इधर, आप यूज़ करते हैं नीदर, और उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना पड़ता है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट सब्जेक्ट के जस्ट पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि इस स्टेटमेंट में यहाँ पर पार्ट नंबर डी में सो तो यूज़ किया गया है, लेकिन सो के बाद डायरेक्टली सब्जेक्ट आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया, इसीलिए यहाँ पे एरर है। इसलिए आपको बोलना पड़ेगा सो इज टॉम, क्या, सो इज टॉम। नेक्स्ट नेक्स्ट, जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है आई लव यू, क्या बोल रहा है, आई लव यू, और आपको बोलना है कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, तो आप बोलोगे कि आई टू लव यू, या तो आप टू बोलोगे यहाँ पे कॉमा लगा कि आई टू लव यू, या तो आप बोलोगे कि सो डू आई, सो डू आई, मैं भी आपसे करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर से जब सेंटेंस की शुरुआत होती है तो सो आएगा, इधर आएगा, निदर आएगा, सेंटेंस के सेंस पे निर्भर करेगा कि निदर यूज़ करें, इधर यूज़ करें, नॉर यूज़ करें, क्या यूज़ करना है। उसके बाद एक चीज़ तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, द ईस्टवर्ड्स विंड हेल्प्ड द बोट गोइंग फ्रॉम द वेस्टर्न बैंक टू द ईस्टर्न बैंक ऑफ द रिवर। ईस्टवर्ड क्या लिखा है यहाँ पे, ईस्टवर्ड्स लिखा है, लेकिन आप यहाँ पे क्या यूज़ करोगे, क्या ही डिफरेंस होता है ईस्टवर्ड और ईस्टवर्ड्स में, ओके, ये जान लेते हैं। ये ईस्टवर्ड ये एक एडजेक्टिव है, क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन ईस्टवर्ड्स जिसके अंत में एस आता है क्या होगा, वो एडवर्ब होगा, क्या होगा, एडवर्ब होगा। और एडवर्ब का यूज़ बाखूबी किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए, किसी वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए किया जाएगा। लेकिन ये नाउन, ये विंड तो एक नाउन है ना, और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, इसलिए इस वर्ड्स को इस वर्ड में चेंज करेंगे तो जाके ये नाउन होगा और ग्रामेटिकली एरर खत्म हो जाएगा। इसलिए पार्ट नंबर ए में क्या था, एरर था ना, बल्कि ईस्टवर्ड्स, बल्कि ईस्टवर्ड, साउथवर्ड, ओके, नॉर्थवर्ड, इस तरीके के वर्ड्स भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, नॉट ओनली वी लॉस्ट what we had on our disposal but we also lost our patience। देखिए, मैं कुछ समय पहले भी बताया था आपको कि जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत होती है नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो ये एक लॉ ऑफ इन्वर्जन को फॉलो करता है। किसको फॉलो करेगा, लॉ ऑफ इन्वर्जन को फॉलो करेगा। लॉ ऑफ इन्वर्जन का अर्थ यह होता है, इन्वर्जन, क्या, इनवर्जन। इन्वर्जन डियर स्टूडेंट्स दो तरीके का होता है, एक तो कंप्लीट इन्वर्जन होगा जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों सब्जेक्ट के पहले आएगा, और एक होता है पार्शियल, क्या होगा, पार्शियल इन्वर्जन, जहाँ पे केवल सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, ओके। लेकिन नॉट ओनली बट ऑल्सो जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत होती है, सो दैट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हार्डली और स्केर्सली, व्हेन और बिफोर, ओके, नो सूनर देन। तो इन कोरिलेटिव कंजंक्शन से, अगर इन कोरिलेटिव कंजंक्शन से, इन कोरिलेटिव कंजंक्शन के प्रथम पार्ट से किसी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो आपको लॉ ऑफ इन्वर्जन यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि नॉट ओनली से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है ना, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट आ रहा है, चूंकि सब्जेक्ट के पहले भी पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था, वो नहीं दिया, इसलिए पार्ट नंबर ए में एरर है। आपको लिखना पड़ेगा कि डिड नॉट ओनली डिड वी लूज, और आपने चूंकि लॉस हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि आपने ना पहले ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ कर ली, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप वर्ब फर्स्ट फॉर्म का आगे यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के बाद। आई होप कि बातें क्लियर हो रही होंगी, मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो रहा होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 49 है, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, ये एक ऐसा एडवर्बियल फ्रेज है जिसके साथ भी हमें अगर सेंटेंस की शुरुआत इससे हो रही है तो लॉ ऑफ इन्वर्जन का यूज़ करना पड़ेगा। तो अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैन वी हेल्प, ये कैन ना, ये कैन नाम का वर्ड ये वी के पहले आएगा तो कैन वी हेल्प हो जाएगा, कैन वी हेल्प।
अब जाके सेंटेंस करेक्ट हुआ, पार्ट नंबर बी में एरर था। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है आप सभी को, आपने एक बार एरर देख लिया, उसको करेक्ट कर लिए, आगे चल जाना है। ओके, जैसे कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैन वी हेल्प यू इन दिस इलीगल वर्क सेड द मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, अंडर अ ट्री वॉज सिटिंग द संत whom we had seen somewhere else। ओके, इस स्टेटमेंट में लिखा गया अंडर अ ट्री वॉज द संत सिटिंग। यहाँ पे ये सिटिंग नाम का वर्ड ये संत के बाद भी आप रख सकते हो और इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट, क्योंकि अंडर अ ट्री एक एडवर्बियल फ्रेज है और एडवर्बियल फ्रेज का यूज़ जब सेंटेंस की शुरुआत में किया जाता है तो ये अपने आप बाद अपने साथ ना लॉ ऑफ इन्वर्जन को फॉलो कराता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 है, क्वेश्चन नंबर 51 है, आई डोंट लाइक सच नेस्टी थिंग्स नॉट ही डज। आपको मैंने बताया था ना कि इधर इधर नीदर, ओके, सो या नॉर से सेंटेंस की जब सर्ट आंसर्स की शुरुआत होती तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगा? सब्जेक्ट से पहले आएगा। सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको ना हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पे ये क्या होगा कि नॉट डज ही डू। ओके, तो जाके अभी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, इसलिए पार्ट नंबर डी में एरर है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्या पढ़ा? हम जो सीरीज चला रखे हैं अ मिरर ऑफ कॉमन एरर की, इसमें आज हमने एडवर्ब्स को भी डील कर लिया। ओके, अब कुछ ही टॉपिक्स ऐसे बचे हुए हैं जिनको अभी हमें डील करना है। ओके, आई होप कि आपको इन सारे एक्सप्लेनेशंस अच्छा लग रहा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, अपने रिलेटिव्स के बीच शेयर करें। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।